गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। कल हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो स्पेक्ट्रोमीटर के जो बेसिक फीचर्स थे उसके अंदर बारे में पढ़ा था और कौन कौन से कंपोनेंट थे उसके अंदर जो काम आ रहे थे। ठीक है, जिसमें अपन ने पहला देखा था सोर्स। ठीक है, कौन कौन से सोर्स अपन इसमें यूज़ ले सकते हैं और लेंस का क्या फंक्शन होता है और जो सेल्स होती है। ठीक है, कि अलग अलग जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर अलग अलग अपन कोष्टी का यूज़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है अपना प्रिज्म। ठीक है, कि यह विकिरण ऊर्जा को अलग अलग तरंग दैर्ध्य के विभिन्न रंगों में वन विक्षेपण अर्थात डिस्पेंशन प्रयोग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रिज्म का फंक्शन अपने को पता है। ठीक है, जब एक कोई तरंग आती है तो उसको अलग अलग तरंग दैर्ध्य में विभक्त करेगा। जैसे कि कोई विजिबल लाइट अगर अपन प्रिज्म में से गुजारें तो उसको उसकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार अरेंज कर देता है। ठीक है, अतः यह एक प्रकार से मोनोक्रोमेटर है। ठीक है, मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है कि जो भी वेवलेंथ आती है उसके उसके अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार अरेंज करना। ठीक है, नमूना कोष्टिका जिस पदार्थ का बना होता है उसी पदार्थ का प्रिज्म या ग्रेटिंग बनी होती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जिस मैटर की अगर अपन सेल्स यूज़ ले रहे हैं, कोष्टिका यूज़ लेते हैं, उसी मैटर का क्या प्रिज्म बना होता है। ठीक है, अगर अपन ग्लास मेटल यूज़ लेते हैं, ठीक है, ग्लास सेल्स यूज़ लेते हैं तो क्या प्रिज्म भी ग्लास का बना होगा। ठीक है, यह एक स्वचालित यंत्र में घूमता है। प्रिज्म के घूर्णन के कारण ये विभिन्न तरंगदैर्ध्य संसूचक पर आपतित होते हैं। नेक्स्ट है संसूचक या डिटेक्टर। यह यंत्र विकिरणों की तीव्रता को प्राप्त करके उसको मापता है। ठीक है, क्या करेगा, उसकी तीव्रता को प्राप्त करेगा जो प्रिज्म से होकर आती है, फिर उसको क्या करेगा, उसको मेजर करेगा। विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में फोटो सेल का प्रयोग होता है डिटेक्टर में। ठीक, डिटेक्टर एज ए डिटेक्टर, जिसमें सम स्पंदमान विद्युत धारा के फलस्वरूप विकिरण की तीव्रता मापी जाती है। अवरक्त विकिरणों का फोटो सेल पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, इंफ्रारेड होती है, उसका उन इंफ्रारेड वेव्स का फोटो सेल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अतः यहाँ पर ताप विद्युत युग्म थर्मोकपल का प्रयोग होता है। इसमें पहले विकिरणों की ऊर्जा द्वारा ताप बढ़ता है, फिर इसके ताप से ताप विद्युत युग्म स्पंदमान विद्युत धारा, ठीक है, उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त क्षीणकारी, ठीक है, भी उपकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कंघे की बनावट का होता है। यहाँ पर दे रखा है, देखिए स्ट्रक्चर एन्यूट्यूड का, देखिए एरो के ऊपर दे रखी है, ये कंघे जैसे स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन है देखते हैं कि होता है जो आगे पीछे होकर दोनों विकिरण पुंजों की तीव्रता एक सी बनाए रखता है। ठीक है, ये जस्ट है हैंडलर होता है। दोनों जो विकिरण आ रही है सोर्स से, एक तो सैंपल के जाती है और दूसरे रेफरेंस की तरफ जो जाती है, ठीक है, उनकी जो तीव्रता होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो ये बैलेंस करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डर के संसूचक द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का एक प्रवर्धक द्वारा परिवर्तित होकर अभिलेखनी उपकरण की लेखनी को एक अभिलेख पत्र पर चलाती है। रिकॉर्डर क्या करेगा, डिटेक्टर के द्वारा जो वेव्स आ रही है उसको ये क्या करेगा, एम्पलीफायर के अंदर एम्पलीफाई करेगा, मतलब उसको क्लियर करेगा। ठीक है, ताकि जो रिकॉर्डर के द्वारा अपन स्पेक्ट्रम लेंगे, ठीक है, वो एकदम क्लियर हो। चार्ट पर यह रिकॉर्ड स्पेक्ट्रम किस पर चार्ट पर प्राप्त होता है, आलेख जो कि विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है। इस नमूने से को अपन क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस प्रकार नमूने का अवशोषण स्पेक्ट्रम का रिकॉर्ड स्वतः ही प्राप्त होता है। ठीक है, आधुनिक उपकरणों में अभिलेख के स्थान पर अपन क्या है, कंप्यूटर का यूज लेते हैं, जिसमें मापन शीघ्र ही व सही प्राप्त होता है। जो ओल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर थे उसके अंदर अलग अलग ग्राफिकल स्पेक्ट्रम हमें मिलते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ये चार्ट हमें शो हो जाता है जो कि एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि आणविक स्पेक्ट्रा कैसे डेवलप होता है या कैसे प्रोड्यूस होता है। कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिदर्शी यौगिक से गुजार दिया जाए तो उस विकिरण के विभिन्न या भिन्न भिन्न भागों से वह अणु का ऊर्जा का क्या करेंगे, अवशोषण करेगा। ठीक है, यह अवशोषण अणु के बंधों के प्रकार एवं उनके
पारिपार्श्विक इलेक्ट्रॉन घनत्व आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, जब हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी मैटर या सैंपल पर गिराएं, ठीक है, तो उससे गुजरने के बाद में उन विकिरणों का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, जिस सैंपल पर गिरा है तो सैंपल के अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार का अवशोषण करेंगे। ठीक है, अब ये जो अवशोषण की मात्रा है ये उस सैंपल के अंदर बंदों के प्रकार और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कि क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण के निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से अणु की आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, इस निश्चित ऊर्जा के क्वांटम का अवशोषण तभी होता है जब वह ऊर्जा अणु के दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर डेल्टा ई के पूर्णतः बराबर हो। ठीक है, अगर अपन क्वांटम के कंसेप्ट की बात करें, ठीक है, तो क्वांटम कंसेप्ट ये था कि अणु हैं जो कि ऊर्जा का सतत अवशोषण नहीं करके छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से अणु की आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और निश्चित ऊर्जा के क्वांटम का अवशोषण तभी होता है, ठीक है, जब यह ऊर्जा अणु के दोनों ऊर्जा स्तर अर्थात डेल्टा ई मतलब लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट के लगभग क्या हो, बराबर हो, तभी वह ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। अर्थात डेल्टा ई बराबर एच न्यू और एच सी बराबर और डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, जहाँ ई एच क्या है, प्लांक नियतांक, वी यहाँ पर विकिरण की आवृत्ति, सी आई यहाँ पर, सी यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, अर्थात एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, एच न्यू के बराबर होनी चाहिए। इतनी ऊर्जा होगी तभी वह अणु है जो कि इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि वह लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर क्या करता है, गमन करता है। अणु की आंतरिक ऊर्जा को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा। ठीक है, अतः यदि अणु विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उस भाग का अवशोषण करते हैं जिससे अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यदि कोई मॉलिक्यूल है ईएम वेव के उस पोर्शन से एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा जिससे कि अणु की क्या, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में क्या हो, वृद्धि हो, तो उसका इससे क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। और यदि कंपन ऊर्जा में वृद्धि होती है तो अपन उसे क्या कहेंगे, कम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। और यदि रोटेशनल एनर्जी में वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं, उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये उससे रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो परमाणु की तरह अणु भी कई सारे संभाव्य ऊर्जा स्तरों में अव्यवस्थित होता है और अणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण तब होता है जब यह निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है, इस तरह प्रत्येक संक्रमण में संगत अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक बैंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो अणु भी परमाणु की तरह ऊर्जा स्तरों में अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, और अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में तभी संक्रमण करेगा, तभी ट्रांजिशंस करेगा जब वह निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अर्थात दोनों ऊर्जा स्तरों में अंतर के बराबर जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तब उसके अंदर क्या, संक्रमण होता है। इस तरह संक्रमण से इस प्रकार का जब ट्रांजिशन होता है तो अवशोषण स्पेक्ट्रम पर एक बैंड प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे अपन स्पेक्ट्रमी बैंड कहते हैं। अणु की आंतरिक ऊर्जा में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा का समावेश होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी के बराबर होती है। अतः अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर व घूर्णन ऊर्जा स्तर विद्यमान रहते हैं और अणु साधारण अवस्था में इन ऊर्जा स्तरों में से निम्नतम ऊर्जा स्तर में अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, और जब नॉर्मल कंडीशन के में जब अणु एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशन के अंदर लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर रहता है। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, एच न्यू के बराबर जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी स्टेट से वह हाई एनर्जी स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन शुरू करता है, जिससे कि एक बैंड प्राप्त होता है जिसे अपन स्पेक्ट्रम बैंड कहते हैं। अब ये बैंड इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। ये उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा आरेख पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अणु साधारण अवस्था में इन ऊर्जा स्तरों में से निम्नतम ऊर्जा स्तर में व्यवस्थित रहता है। साथ ही हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर में कई कंपन स्तर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कंपन स्तर कई घूर्णन स्तरों से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्तर के अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशनल, ठीक है, स्तर, और वाइब्रेशनल स्तर के अंदर क्या होंगे, रोटेशनल स्तर, ध्यान रखना।
सबसे पहले क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर क्या होंगे, वाइब्रेशनल लेवल। वाइब्रेशनल लेवल के अंदर क्या होंगे, रोटेशनल लेवल। ठीक है, अगर अपन डायग्राम देखें इसका, तो कुछ इस तरीके से इसकी स्टेज होती है कि v बराबर 0 पर लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर देखें, ठीक है, और v बराबर 1, ये तो हो गए इसके क्या, इलेक्ट्रॉनिक के लेवल हो गए। अब इसके अंदर अगर अपन वाइब्रेशनल लेवल की बात, वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल के संक्रमण की बात करें, तो v0 से लेकर v बराबर 1 तक कितने, 4 वाइब्रेशनल रोटेशनल अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, जब ट्रांजिशन होता है, ठीक है, शुद्ध घूर्णन होगा, तो शुद्ध घूर्णन के अंदर तो मतलब क्या होता है कि रोटेशनल वाइब्रेशन स्तर में 2 से 3, 3 से 4 में जाएगा, तो ये तो होता है अलाउ ट्रांजिशन। ठीक है, और अगर ये अलाउ ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या अनसिमेट्रिकली ट्रांजिशंस करने लगता है। ठीक है, जैसे कि अपन v बराबर 0 से v ऊपर वाले देखें अगर हाई एनर्जी स्टेट के, तो होता है n बराबर 2, n बराबर 1 से लेकर के n बराबर 2, ये तो दे रखा है लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर v बराबर 1, v बराबर 2 और v बराबर 3, ये तो है लोअर एनर्जी स्टेट के लेवल। ठीक है, जब वो ट्रांजिशंस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करता है, तो ये इस ट्रांजिशन लेवल को क्रॉस करके ऊपर वाले हायर एनर्जी स्टेट के अंदर गमन करता है। ठीक है, ऊपर दिए दर्शाए गए चित्र में एक अणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर n बराबर 1 व n बराबर 2 के साथ साथ संयुक्त कंपन ऊर्जा स्तर v बराबर 0, 1, 2, 3, 4 तथा प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर के साथ संयुक्त घूर्णन ऊर्जा स्तर j बराबर 1, 2, 3 भी दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ n इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम अंक, v कंपन क्वांटम अंक तथा j और घूर्णन क्वांटम अंक हैं। ठीक है, n तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर है, v यहाँ पर क्या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, और j यहाँ पर क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर दे रखा है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है, अर्थात उनके मान सतत नहीं अपितु क्या होते हैं, विविक्त होते हैं, अलग अलग होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होकर के अलग अलग होंगे। अतः इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की भांति अणु की कंपन व घूर्णन ऊर्जा भी h न्यू द्वारा निरूपित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बोर्न ओपेनहाइमर का सन्निकट, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है ये कि अणु की कुल ऊर्जा 4 विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का क्या होती है, समावेश होती है, अर्थात आणविक गति के कारण स्थानीय स्थानांतरीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अणु में उपस्थित परमाणु के कारण घूर्णन व कंपन ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और अणु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भी पाई जाती है। तीन ऊर्जाओं का योग तो अपन ने पिछले मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन में पढ़ा था, जिसमें अंदर तीन ऊर्जा होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक, एक वाइब्रेशनल और एक रोटेशनल। लेकिन जब अणु गति करता है तो इसमें ट्रांजिशन एनर्जी भी इंक्लूड होती है। तो जो अणु की टोटल ऊर्जा होगी, ठीक है, गैसीय अवस्था में जब अणु की टोटल ऊर्जा होती है तो चार ऊर्जाओं का समावेश होती है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ठीक है, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और स्थानांतरित ऊर्जा। ठीक है, तो अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक की उपस्थिति का इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भी पाई जाती है। तो स्थानांतरित ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती, जबकि अन्य तीन ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती हैं। ठीक है, इसलिए अपन स्थानांतरित ऊर्जा को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि केवल तीन ऊर्जा का ही क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है। बाकी एक जो ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, उसका क्वांटाइजेशन नहीं होने की वजह से इसको अपन कंसिडर्ड नहीं करते। ठीक है, इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।